अगले 2 महीनों में 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आमतौर पर चुनावों में होता क्या है, पार्टियों के नेता आते हैं, मंच से आपके पाले में मुद्दों की गेंद फेंकते हैं, एक ही मुद्दे को बार बार आपके सामने उठाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनके मुद्दों को अपने जहन में रखें, उनके भाषणों के अलावा आपको और कुछ याद न रहे, और जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाए तो आपके जहन में जो मुद्दा सबसे ज्यादा रहे उसी को ध्यान में रखते हुए आप जिस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है या जो पार्टी उस मुद्दे को लेकर तमाम तरीके के वादे और दावे कर रही है उसका आप बटन दबाएं, आपको उसका ही ध्यान रहे। इस सिंपल अगर मैं आपको भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो नैरेटिव सेट करना कहते हैं। आपको शायद याद होगा 2004 का शाइनिंग इंडिया या 2009 का कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, या फिर 2014 का बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये वो नारे हैं या ये कहें कि ये वो नैरेटिव थे जिसकी वजह से चुनाव आसानी से जनता के मन में एक मुद्दे के साथ क्लियर हो गए। चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश सियासी दलों की तरफ से हमेशा हुई है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के उदाहरण थे जो मैं आपको बता रही थी। इस वक्त हम जानते हैं कि 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उन राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से कई बार मुद्दे बनते हैं, जैसे कर्नाटक में करप्शन का नैरेटिव बना। पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम नेताओं के बयान अगर आप सुन रहे हो, हमारी टीम ने उन बयानों को सुना और उन बयानों में हमने 4 शब्दों को बार बार लगातार सुना, और वो 4 शब्द क्या थे आपके सामने रखती हूं। पहला था महिला आरक्षण। ये वो मामला है या ये वो मुद्दा है जो नेताओं के बयानों में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इस मुद्दे की बात कर रहा है। दूसरा मुद्दा, लेकिन उससे पहले महिला आरक्षण, चाहे वो महिलाओं के तमाम सरकार की तरफ से अपनी बात रखने वाले हों या विपक्ष की तरफ से। फिर दूसरा मुद्दा ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। ये शब्द भी आपको लगातार सुनने में मिल रहा होगा। दोनों पक्ष अपने अपने भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा मुद्दा सनातन, सनातन का अपमान, सनातन का सम्मान। सनातन ही सत्य है और हर धर्म का सम्मान करते हैं। मैं दावे से कहती हूं आपने ये लाइनें पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनी होंगी। और चौथा मुद्दा क्या है? सरकार का प्रदर्शन। ये वो मामला है जिस पर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से उसे ढालने की कोशिश करती है। एक राज्य में जो पार्टी राज्य सरकार के प्रदर्शन को अच्छा बताती है, वही पार्टी दूसरे राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार को निकम्मा भी बता देती है। अभी तक की हमारी रिसर्च कहती है कि यही वो 4 मुद्दे होंगे जिनके इर्द गिर्द 5 राज्यों के चुनाव घूमते हुए इस वक्त तक दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिए, आने वाले 1 हफ्ते में बहुत क्लियर हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किस किस मुद्दे पर और किस किस नैरेटिव पर चुनाव लड़े जाने वाले हैं और जनता वोट करने वाली है। इन्हीं मुद्दों को आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश जोर शोर से होगी। आपके दिमाग में जो मुद्दा हावी रहा वो वोट का कारण बनेगा। इसलिए आज आपको इन 4 मुद्दों के बारे में बहुत गंभीरता से जानना चाहिए। 5 राज्यों के चुनावों में महिला आरक्षण गेम चेंजर मुद्दा बन सकता है, और इसकी वजह क्या है? महज कुछ दिन पहले भारत की संसद में इतिहास बना। पहली बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले बिल पर लगभग सर्वसम्मति से मोहर लगी। लेकिन इसके साथ क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। निकायों में जो 4 प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम 1 महिलाओं को लिए रिजर्व हो, और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। अब महिला बिल पर क्रेडिट की लड़ाई की वजह है, आप भी जानते हैं, क्योंकि महिला वोटर आज की सियासत का एक ऐसा सच है जिसे कोई भी पार्टी इग्नोर तो नहीं कर सकती है, और अगर इग्नोर करेगी तो जीत तो कतई नहीं सकती।
इसीलिए अब आगामी चुनावों में लगातार आपके सामने महिला आरक्षण की बातें होंगी। महिला वोट की ताकत 2019 में बीजेपी की जीत में आपने देखी भी थी, जब उज्ज्वला योजना और महिलाओं को पीएम आवास योजना का लाभ देने की वजह से महिला वोटर प्रधानमंत्री मोदी की जीत की एक अहम वजह मानी गई। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहां पर महिला वोटरों की चुप्पी और वोट में कई बार वो चीज दिखी है। पोल पंडित जो थे वो सब गलत साबित हुए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की लगातार सफलता का श्रेय महिला वोटर को जाता है। इसीलिए महिला आरक्षण को लेकर जिस पार्टी का नैरेटिव सफल होगा, विधायकों की संख्या उसके ही हिसाब से होगी। और उसकी एक और वजह है महिला वोटरों की तादाद। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं 2,62,49,578 महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 52%, 52% महिला वोटर। राजस्थान में 2,40,11,297 महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 48%। छत्तीसगढ़ में 92,68,474 महिला वोटर्स हैं, यानी करीब 50%। महिला वोटर्स के यही आंकड़े महिला आरक्षण बिल को गेम चेंजर एजेंडा मानते हैं या बनाते हैं। महिलाओं पर बीजेपी के फोकस का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि पीएम मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 प्रोग्राम्स रखे और दोनों का संचालन महिलाओं ने किया, पूरी टीम महिलाओं की। दूसरे मुद्दे के बारे में अब आप जान लीजिए, क्योंकि महिला वोटर और महिलाओं को मिला 33% आरक्षण। आप मान लीजिए कि इन 5 राज्यों में चुनाव का एक अहम मुद्दा रहेगा। और दूसरा कौन सा मुद्दा होगा? महिला आरक्षण बिल पर ही अगर चर्चा के दौरान आप याद करें तो लोकसभा और राज्यसभा में एक शब्द गूंज रहा था। वो कौन सा शब्द था? ओबीसी। सर, ये ओबीसी के लिए हम मूव कर रहे हैं। ओबीसी का Are you moving or not? सो ओबीसी का होना चाहिए, उसके लिए Are मूव you कर रहे हैं moving or not? And we are Are you demanding moving? OBC also. Are So you I am moving? moving my amendment. सुना आपने? ओबीसी का ये जिक्र अचानक क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 राज्यों में अगले 3 महीने में चुनाव है और इन राज्यों में से छत्तीसगढ़ में 45% ओबीसी वोटर है, राजस्थान में 55, मध्य प्रदेश में 51.5, तेलंगाना में 52% ओबीसी वोटर्स हैं। इसी वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद के बाहर भी राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। यानी अगर महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का नैरेटिव हावी हुआ, ओबीसी का नैरेटिव उसकी कार्ड के तौर पर काम कर सकता है, ऐसा कांग्रेस मानकर चल रही है। और इसीलिए जब 2010 में कांग्रेस महिला बिल लेकर आई और उस वक्त जब ओबीसी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने की मांग आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल कर रहे थे, तो कांग्रेस उसके विरोध में नजर आ रही थी। लेकिन अब उसी बिल को बीजेपी सरकार लेकर आई है तो कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है, वकालत कर रही है। सिविल सेवा के अधिकारियों में ओबीसी का आंकड़ा भी उसी नैरेटिव का एक हिस्सा है। एक तरफ बीजेपी महिला आरक्षण पर बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ओबीसी पर। बीजेपी के हाथ ओबीसी के मुद्दे की काट के लिए सनातन का मुद्दा लिए हुए हैं। सनातन ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे बीजेपी एक बड़े वर्ग को, एक मेजॉरिटी को एड्रेस करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बड़ी सावधानी से और चालाकी से सनातन के मुद्दे से कैसे दूरी बनाई है, खासकर मध्य प्रदेश में, आप गौर फरमाइए। सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना, अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ, आपको याद है। अब इस बयान की वजह यह है कि कांग्रेस जितना इस मुद्दे पर बोलेगी उसके लिए नुकसान की संभावना उतनी ही बनी हुई है। इसीलिए इस मुद्दे की कार्ड के तौर पर राहुल गांधी के अयोध्या दौरे की खबरें सामने आ रही है। अभी शाम को आई वो खबर।
कहा तो ये तक जा रहा है कि सनातन के मुद्दे से बचने के लिए INDIA गठबंधन की भोपाल में आयोजित होने वाली पहली रैली रद्द हुई। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरोध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है। यानी सनातन के मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन सनातन, महिला आरक्षण और ओबीसी के अलावा इन चुनावों में एक और अहम मुद्दा है। और याद रखिए, ये वो मुद्दा है जो स्विंग वोटर्स को यहां भी और वहां भी ला सकता है। ये वही वोटर्स हैं जो आखिर में डिसाइड करते हैं, मन बनाते हैं और सरकार या तो बदल देते हैं या उसे अगले 5 साल का जिम्मा सौंप देता है। और वो मुद्दा कौन सा है? सरकार का प्रदर्शन। ये वो मुद्दा है जिसमें हर राज्य में अलग अलग कामों पर बात होगी। जैसे राजस्थान में विपक्ष सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बता दिया। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा? यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के प्रदर्शन को बीजेपी कटघरे में खड़ा करके जनमत अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। उधर मध्य प्रदेश में वही काम कांग्रेस करेगी। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। शिवराज ठगराज बन जाएंगे, ऐसे ही बयान आपको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विपक्षी पार्टियों से सुनने को मिलेंगे। यानी मोटे तौर पर विधानसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सियासी दल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में जो सबसे सफल होगा, फैसला उसी के पक्ष में आएगा। ये बहुत क्लियर है, जिसने नैरेटिव सेट किया और जनता के दिल में उस मुद्दे को बसा लिया, सरकार उसी की, और उसकी जद्दोजहद, उसकी कवायद, उसकी जंग और लड़ाई शुरू हो चुकी है।